आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस के केस की। अगर पति को बाकी सभी केसेस जीत रहा है और पति यहाँ पर निर्दोष है तो उसे मेंटेनेंस के केस में कौन सी रणनीति अपनाना चाहिए और मेंटेनेंस के केस को जल्दी से जल्दी डिसाइड करवाकर बाकी केसेस को रद्द करवाने में किस तरह से उसे फायदा मिल सकता है। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इस रणनीति के ऊपर डिटेल में बात करने का प्रयास करते हैं। मेंटेनेंस के केस में हमेशा याद रखिएगा ये बाकी केसेस का भविष्य भी तय करता है, इसलिए मेंटेनेंस के केस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं साहब एक्स पार्टी हो जाने तो उसके बाद देखेंगे, ये आपका भ्रम है। अगर आपने मेंटेनेंस के केस को एक्स पार्टी आदेश करवा लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। यहाँ तक कि जैसे शरीर में कैंसर हो जाता है और लाइलाज हो जाता है, ऐसे ही ये आदेश आपके लिए लाइलाज बन सकता है। कैसे बनेगा, चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे। जय जनेन्द्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल मेंटेनेंस का एक ऐसा केस होता है जिसमें पत्नी को बहुत जल्दी होती है कि उसे मेंटेनेंस मिल जाए और इतनी जल्दी होती है कि वो इंटरिम की एप्लीकेशन लेके भी आ जाती है। बस यहीं पर आपको अपनी चाल चल देनी है। इससे फायदा ये होगा कि जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में आपत्ति दर्ज कराई है और जो आपने दहेज उत्पीड़न के मामले में आपत्ति दर्ज कराई है, यानी कि पिटीशन लगा के उनको डिसमिस कराने का प्रयास कर रहे हैं, या आप डिवोर्स लेने के लिए गए हुए हैं या दाम्पत्य स्थापन का केस फाइल करके रखा हुआ है, तो ये मेंटेनेंस का केस आपके केस में बहुत सहायक बन सकता है। कैसे? जैसे ही पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, आप इस केस में पूरी तरीके से अलर्ट हो जाइए। समन मिलने के बाद नोटिस मिलने के बाद आप तत्काल कोर्ट में प्रेजेंट हो जाइए। नोटिस मिलने के बाद आप कोर्ट में तत्काल प्रेजेंट हो जाइए और कोर्ट आपसे कहेगी हम आपका मेडिएशन करा रहे हैं, आप कहिए हुजूर ठीक है, हमको एप्लीकेशन दे दीजिए। अगर नहीं मिली है तो आवेदन की प्रति लीजिए और फटाफट अगली तारीख पे आइए, अपना जवाब तैयार करके लाइए और जवाब प्रस्तुत कर दीजिए। जवाब प्रस्तुत कर दीजिए, इसके साथ साथ अपना बैंक स्टेटमेंट, इसके साथ साथ अपने खर्चे की प्रॉपर लिस्ट बनाकर जो कि बैंक ट्रांजैक्शन से ये लिस्ट मैच करे, और साथ ही लायबिलिटीज और एसेट ये भी आपको देना है। इसके साथ साथ अगर पत्नी के अडल्ट्री के प्रूफ है तो ये भी आपको देना है, क्रोलिटी के प्रूफ है तो ये भी देना है, और बिना किसी कारण के अलग रह रही है इसके लिए क्या प्रूफ आपके पास हो, क्या तर्क है, ये भी आपको देना है। और अपने जवाब में इन सब चीज़ों को बड़े ही डिटेल में मेंशन करना है। और अगर ये केस मेंटेबल ही नहीं है तो आपको आपत्ति भी लगानी, फिर जवाब नहीं देना, फिर आपत्ति लगानी है। मेंटेबल नहीं है तो जैसे कि क्षेत्राधिकार के आधार पर, जैसे कि झूठा केस है, बनता ही नहीं है, मेंटेबल ही नहीं है, झूठ बोल के पेश किया गया, इसके आधार पर, तो दोनों ही परिस्थिति में आप आपत्ति लगा सकते हैं और ये आपत्ति आपको बहुत काम आ सकती है। अब पत्नी जब कहेगी कि सर इंटरिम, आप कहेंगे हुजूर काहे इनका इंटरिम पे सुनना, फाइनल पे बात कर लेते ना, हमने सब कुछ दे दिया है, आप चाहो तो मेरी गवाही भी तत्काल ले लीजिए। इंटरिम का मतलब ये होता है कि पत्नी फौरी तौर पर तत्काल में उसे तत्काल फौरी तौर पर आवश्यकता भरण पोषण की, खाने के लाले पड़े हुए हैं, या फिर पति की तरफ से इस केस में देरी की जा रही है, तो इस केस में पति की तरफ से देरी नहीं की जा रही है और पत्नी की इतनी स्थिति खराब नहीं है, क्योंकि हम वर्णन वो भी करेंगे कि पत्नी के पिता क्या करते हैं, भाई क्या करता है, माँ क्या करती है, इनके पास कितनी संपत्तियां हैं, कितनी इनकी महीने की इनकम है और पत्नी का उस संपत्ति में कितना हिस्सा है। भाई एक बेटी का अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा होता है ना, तो कितना हिस्सा बनेगा, तो ये आपको मेंशन कर देना है। अब वो कहती साहब हम तो रेंट के मकान में रह रहे हैं। अरे भाई तुमने अपने हिस्से का मकान क्यों छोड़ा, क्यों रेंट के मकान में आप रहने जा रहे, क्यों रह रहे, अपने घर के मकान में रहिए ना, आपका हिस्सा है ना उस मकान में। और अगर आप इतने ही दानवीर हैं तो मुझे ही बख्श दीजिए, अपने हिस्से की संपत्ति आप छोड़ रही हैं तो फिर मुझे भी बख्श दीजिए, क्यों मुझसे मेंटेनेंस ले रहे। तो डिटेल में अपने जवाब में सारी बातें लिखिए या आपत्ति में सारी बातों को दर्ज करवाइए।
और जैसे ही इसका आदेश आता है तो इससे ये साबित हो जाएगा कि लगाए गए आरोपों के पत्नी के पास में क्या सबूत है। और आपके सबूत और पत्नी के पास सबूत ना होना, आपके तर्क और आपके गवाह और पत्नी के पास में कोई स्ट्रॉन्ग सबूत और स्ट्रॉन्ग गवाह ना होना, इस बात को सिद्ध करता है कि पत्नी ने झूठे केस किए हैं। तो पति के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में पति सारे केसेस जीत सकता है, एक नहीं सभी केसेस जीत सकता है। तो ये पति के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है और पति को इस रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहिए और मेंटेनेंस का जजमेंट आने पर बाकी केसेस में लगा के हुजूर से निवेदन करके कि हुजूर देख लीजिए ये जजमेंट है और पत्नी के पास कोई सबूत नहीं। अब कोर्ट भला ही ये कहे कि उस केस से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हुजूर संबंध है, क्योंकि इस केस में पत्नी लगाए गए किसी भी आरोप का सबूत नहीं दे पाई और जो आपके सामने केस है इस केस में भी वही आरोप है और आज तक एक भी सबूत उसका नहीं है, तो ये केस भी झूठा है। चलिए ठीक है, मांग लीजिए सबूत, हमने तो आपत्ति लगा दी, हम नहीं मानते मेरे पे लगे हुए आरोप। तो अब विकल्प क्या बचता है? यही विकल्प बचता है ना कि अब पत्नी अपने केस को जिंदा रखने के लिए सबूत देवे। अगर सबूत है तो केस चलेगा, सबूत नहीं है तो केस आगे चल के डिसमिस होगा। ये आपको बड़े फायदे मिलते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। मेंटेनेंस का केस आपके सभी केसेस का भविष्य तय कर सकता है। नमस्कार।